डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में कौन कौन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, 7 डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पर हम सबने चर्चा किया था। नाम केवल देखा था, पीएक्स, पीआर, आई, टी, यू, टी और ई। ये जो 7 डिटरमिनेंट्स हैं, इन्हीं सातों डिटरमिनेंट्सों को एक एक कर करके पढ़ना। सबसे पहला है पीएक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एक तरह से लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़े हैं तो वो हो चुका है कि प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। मतलब कि यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ेगा। दे आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहां हम लोग देख रहे हैं पीएक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। प्राइस यदि इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इनिशियल प्राइस यदि 10 रुपीज है तो इनिशियल डिमांड 100 थी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर करके 15 रुपीज हुआ, डिमांड डिक्रीज कर गया 80 यूनिट्स। प्राइस और इंक्रीज यदि करता है 20 रुपीज तो डिमांड और डिक्रीज कर जाता है 50 यूनिट्स। तो इस तरह से जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करता है डिमांड जो है वो डिक्रीज करता है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज करता है 50 to 80, 80 to 100। मतलब द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और इसके कारण से डिमांड पर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट है अपना पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कल थोड़ा सा चर्चा हम लोगों ने किया था कि रिलेटेड गुड्स किसको कहते हैं। तो रिलेटेड गुड्स में देखा था कि दो ऐसे वस्तु जो एक के प्राइस चेंज का दूसरे के डिमांड पर यदि असर पड़ जाए, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड चेंजेस ऑफ अनदर कमोडिटी, देन बोथ गुड्स आर कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। तब ऐसे दो वस्तुएं आपस में जो है वो रिलेटेड गुड्स के नाम से जानी जाती हैं। और रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में भी डिफिनेशन के तौर पे पिछले में हम लोगों ने देखा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको कहेंगे। तो चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी बोथ इन सेम डायरेक्शन, देन गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब एक का प्राइस चेंज और दूसरे गुड्स का डिमांड चेंज दोनों सेम दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, देन गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट। तब हम उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। मतलब है कि एक्स का प्राइस यदि बढ़ रहा है तो वाई का डिमांड भी बढ़े, और x का प्राइस यदि घटे तो y का डिमांड भी घटता है। तो वैसे गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड चेंजेस ऑफ अनदर कमोडिटी बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, देन गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब x का प्राइस इंक्रीज करने से यदि y का डिमांड घट जाता हो और x का प्राइस डिक्रीज करने से y का डिमांड बढ़ जाता हो तो x और y कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स इसके डिफिनेशन के तौर पर हम सब देख चुके थे। अब जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स पे फिर आते हैं हम लोग कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन। तो जैसे टी एंड कॉफी ये एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, शर्ट एंड टी शर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है, शूज एंड चप्पल्स सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो ये एक दूसरे का स्थान ले लेता है। शर्ट हम जिस उद्देश्य से पहनते हैं, शर्ट का जो हमारा कंजम्पशन है वो शरीर की रक्षा करने के लिए है। तो शर्ट यदि ना मिले तो हम टी शर्ट पहन सकते हैं और टी शर्ट भी वही काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन आवश्यकता पूरा हो जाता है। तो वैसे ही शूज का स्थान चप्पल ले सकता है, चप्पल का स्थान शूज ले सकता है। तो ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स है जो एक को हटा करके दूसरे का स्थान ले लेता है। जैसे हम रोटी को चावल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक का हटने से दूसरे पर आना। अब यहां पर यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी कि टी और कॉफी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो कैसे। और प्राइस यहां पर हम देखें कि यदि प्राइस बढ़ता या घटता है टी का तो डिमांड कॉफी पर, उसके डिमांड पर कैसे असर पड़ता है। तो मान लीजिए कि टी और कॉफी ये दोनों एक ऐसे पदार्थ हैं जो समान उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पीने के पीछे का उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं शरीर को थोड़ा एक निकोटीन चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए और इसके लिए लोग पीते हैं। अब यदि चाय न मिले
तो कॉफी उसका स्थान ले सकता है, कॉफी ना मिले तो चाय उसका स्थान ले सकता है। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ा एक सुपीरियर एक थोड़ा इंफीरियर गुड्स है, लेकिन आवश्यकता लगभग पूरी हो सकती है। अब जिसको चाय कॉफी की बहुत क्या कहें पीने की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता महसूस हो रही है और कॉफी ना मिलता है, तो वो कंप्रोमाइज करेगा और चाय पी करके भी अपनी उस आवश्यकता को थोड़ा पूरा करेगा। फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन होगा, मतलब वो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में है। अब चाय का प्राइस का कॉफी पर कैसे असर पड़ता है? प्राइस बढ़ता है कि चाय का, तो डिमांड कैसे बढ़ जाता है कॉफी का, इसको समझना है। मान लीजिए कि चाय है और चाय का प्राइस बढ़ गया, तो चाय पीने वाले जो पहले से लोग हैं, उन लोगों में भी जो अलग अलग इनकम वाले लोग होंगे, पहले से जो लोग चाय पी रहे हैं, मान लीजिए कि चाय का प्राइस यदि 100 रुपया पर केजी है, उस समय चाय का डिमांड 100 केजी है। सपोज दैट, ये टेबल्स के अनुसार जो हम लेते हैं कि 100 रुपीज पर केजी यदि चाय है और 100 केजी मार्केट में डिमांड है, तो 100 केजी डिमांड जो करने वाला है उसमें मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं। अब उन कंज्यूमरों को हम लोग इनकम लेवल के आधार पर रखे तो नीचे से ऊपर ऊपर ऐसे करते करते अपर लेवल पर पहुंच सकते हैं, जो टोटल कंज्यूमर 100 केजी का डिमांड कर रहा है। अब क्या है कि इस तरह से मार्केट में पहले से कुछ कंज्यूमर चाय पीने वाले हैं और कुछ कंज्यूमर कॉफी पीने वाले हैं। कॉफी पीने वाले का भी वैसे ही इनकम से देखे तो नीचे से ऊपर इनकम उनका है। तो जैसे ही चाय का प्राइस बढ़ता है, तो चाय का पीने वाला जो पहले से कंज्यूमर है, उसमें जो सबसे ऊपर इनकम लेवल वाला है, जो सबसे ऊपर में है, जो चाय पी रहा था, उसमें से कुछ कंज्यूमर जो है अब क्या देखेगा कि चाय यदि चाय का प्राइस महंगा हो गया, तो वो देखता है कि सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें से कुछ कंज्यूमर पूरा का पूरा चाय छोड़ कर करके कॉफी पीना शुरू कर देगा, वो वहां से मूव कर जाएगा, क्योंकि प्राइस में अंतर कम हो जाएगा कॉफी और चाय का, इसलिए वो मूव कर जाएगा। कुछ कंज्यूमर जो हैं वो पहले जितना चाय का डिमांड करता था उसको कम कर करके और कुछ कॉफी का डिमांड कर देगा। तो इस तरह से चाय का प्राइस महंगा होने के कारण वहां से कंज्यूमर, ऊपर इनकम वाले जो कुछ कंज्यूमर है, वो मूव कर करके कहां चले जाते हैं, कॉफी पीने के लिए। तो इस तरह से चाय का प्राइस बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाता है किसका, कॉफी का। और जस्ट अपोजिट यदि देखें, चाय यदि सस्ती हो जाती है तो प्राइस कॉफी का भी डिमांड जो है वो घटेगा। तो कॉफी और प्राइस इस तरह से इसके डिमांड पर असर पड़ता है सेम डायरेक्शन में। उल्टा भी हम देख सकते हैं, कॉफी यदि महंगा हो जाता है तो कॉफी पीने वाले जो नीचे इनकम वाले लोग हैं, वो चाह करके भी, अब मान लीजिए वो किसी तरह पहले से एक टाइम कॉफी पीते थे, अब कॉफी महंगा हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया, तो कॉफी पीने वाले क्या होगा, नीचे इनकम वाला जो लोग है वो कॉफी जो एक टाइम में पीता था वो छोड़ करके अब उसका सब्स्टिट्यूट चाय पीने लगेगा, इससे चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। और यदि कॉफी सस्ता हो गया तो कॉफी के सस्ता होने से क्या होगा कि इधर से जो कंज्यूमर है, चाय पीने वाला जो अपर इनकम वाले हैं, वो मूव कर जाएंगे कॉफी में। इस तरह से एक का प्राइस चेंज का दूसरे के डिमांड में सेम डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो यहां भी आप उसको हम एक टेबल से दिखाते हैं। ये डिमांड प्राइस ऑफ टी है, टी का प्राइस, इनिशियल प्राइस यदि 100 केजी है तो ये डिमांड ऑफ टी है, 100 केजी उसका डिमांड है। फिर जैसे ही प्राइस टी का इंक्रीज किया, 100 से 125 रुपीज हुआ, डिमांड 100 केजी से घट करके 80 केजी हो गया। यहाँ डिमांड ऑफ टी, इसको अभी ना देखें, तो डिमांड ऑफ टी इन केजी तो 80 केजी है। प्राइस 125 से और बढ़ के 150 रुपीज होता है, तो डिमांड 80 केजी से घट कर करके 50 केजी हो रहा है। तो ये जो आप लॉ ऑफ डिमांड जो यहाँ देखें, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, वो यहाँ एज इट इज है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है। तो ये प्राइस टी का है और ये डिमांड भी टी का है, और प्राइस और डिमांड में ये इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। अब यहाँ पर जब ये डिमांड है 100 रुपीज पर 100 केजी, 125 पर 80 केजी, 150 पर 50 केजी, उस समय मार्केट में कॉफी का प्राइस 500 पर रुपीज पर केजी है। सपोज दैट यहाँ लिखा है प्राइस ऑफ कॉफी रुपीज 500, इसको क्लोज भी कर 500 रुपीज, ठीक है। तो ये 500 उस समय मार्केट प्राइस है। अब मार्केट में सिचुएशन क्या दिख रहा है कि यहाँ वेन प्राइस ऑफ कॉफी रुपीज 800, कॉफी का प्राइस 500 से बढ़कर के 800 रुपीज हो जा रहा है,
तो डिमांड ऑफ टी जो 100 रुपीज प्राइस पर पहले जो डिमांड 100 केजी था वो बढ़ के 120 केजी हो जा रहा है। ये जो 120 केजी हुआ प्राइस वही है टी का, लेकिन टी का डिमांड 100 केजी से बढ़ के 120 केजी हो गया। तो किसके कारण हुआ? तो प्राइस ऑफ कॉफी के बढ़ने के कारण। वैसे जो 80 केजी 125 पर डिमांड था वो बढ़ करके कितना हो गया 100 केजी। 50 केजी पहले डिमांड था टी का, अब वो बढ़ के कितना हो गया 80 केजी। तो ये जो टेबल ये दिखा रहा है कि जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है डिमांड ऑफ टी जो है वो बढ़ जा रहा है। और इसलिए ये टेबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स को। और सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ऑफ डिमांड, एक का प्राइस इंक्रीज करने से दूसरे का डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है। उल्टा यदि हम देखें कि 800 से घट के 500 हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है? घट रहा है। 120 केजी से घट के 100 केजी, 100 केजी से घट के 80 केजी, 80 केजी से घट करके 50 केजी। तो ये हो रहा है। तो इस तरह से प्राइस एक का बढ़ने से दूसरे का डिमांड, मतलब कॉफी का प्राइस बढ़ने से डिमांड ऑफ टी बढ़ रहा है, कॉफी का प्राइस घटने से डिमांड ऑफ टी घट रहा है। दैट इज दोनों सेम डायरेक्शन में है और इसलिए ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का टेबल प्रेजेंटेशन होगा। अब इसी टेबल को जब हम ग्राफ के रूप में लेकर के आते हैं तब आप स्केल लेकर के भी बना सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर इनिशियल में कॉफी का प्राइस अब 500 रुपीज है, सॉरी कॉफी का प्राइस हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी ₹500। तो जब ये 500 है तो 100 पर 100 केजी, 125 पर 80 केजी, 150 पर 50 केजी। तो पहला जो हमारा डिमांड कर्व इससे बनेगा तो ये डी हमारा डिमांड कर्व होगा। अब प्राइस बढ़ गया तो यही डी डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर करके एक नया डिमांड कर्व हो जा रहा है D1। इस समय प्राइस ऑफ कॉफी, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी ₹800 पर केजी। तो ये यही डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है और नया डिमांड कर्व बना लेता है D1। मतलब ये 100 पर 120, 125 पर 100 और 150 पर 80। तो ये डिमांड कर्व, तो ये जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स को। आइए दूसरा हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने डेफिनेशन देखा कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड जो है वो घटता है और एक का प्राइस घटने से दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार का प्राइस बढ़ने से स्वभावतः पेट्रोल का डिमांड मार्केट में क्या होगा? घट जाएगा। कार को हम टोटल ऑटोमोबाइल को रिप्रेजेंट कर लें जिसमें कार, मोटरसाइकिल सब चीज आ जाए। तो नॉर्मली यदि इन सब का ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का प्राइस यदि बढ़ रहा है, उसके प्रोडक्शन का, कार का, मोटरसाइकिल का या अन्य जितनी भी गाड़ियां हैं, तो उसके कारण से उसका डिमांड कम होगा और उसका जब डिमांड कम होगा तो उसके द्वारा जो डिमांड किया जाने वाला पेट्रोल है या डीजल है उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो प्राइस यदि कार का बढ़ता है तो डिमांड किसका घट जा रहा है? पेट्रोल का घट जा रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बता रहा है। तो वैसे ही टी एंड शुगर, मान लीजिए चाय का प्राइस बढ़ता है और चाय का डिमांड घट जाता है तो उसके कारण से शुगर का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, या शुगर महंगा होता है तो उसके कारण से चाय का डिमांड भी कम हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। मान लीजिए एक कलम है, अब इस कलम में एक रिफिल है। अब कोई ऐसा कलम है जिसका रिफिल का दाम पहले से मान लीजिए 2 रुपया है, अब रिफिल महंगा हो गया, कलम का प्राइस वही है लेकिन रिफिल अब 2 की जगह 5 रुपया में मिल रहा है, तो उसको यूज करने वाले कंज्यूमर जो है उस कलम का डिमांड को क्या कर देगा? घटा देगा। क्यों? क्योंकि रिफिल पहले से महंगा हुआ, अगली बार उसको जितना बार रिफिल बदलना पड़ेगा तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके वो क्या करेगा? उसका डिमांड को कम कर देगा। अपोजिट भी उस तरह से, यदि पेन महंगा हो गया तो रिफिल का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि पेन का डिमांड कम करेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम सब ने देखा कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। अब उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम एक टेबुलर प्रेजेंटेशन से यहाँ दिखाते हैं। प्राइस ऑफ शुगर रुपीज, यहाँ दिखा रहा है कि शुगर का प्राइस मार्केट में 80 रुपीज,
पर केजी, 100 रुपीज पर केजी, 120 रुपीज पर केजी है। और डिमांड ऑफ शुगर वही 80 रुपीज पर, मार्केट में डिमांड ऑफ शुगर जो है वो 100 केजी है, 100 रुपीज पर 80 केजी है, 120 रुपीज पर 60 केजी है। तो ये फिर लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाइड कर रहा है ये डाटा। अब इस समय जब 80 रुपीज पर 100 केजी शुगर का डिमांड है, तो उस समय प्राइस ऑफ टी जो है मार्केट में मान लेते हैं 200 रुपया पर केजी है। अब मार्केट में टी का प्राइस बढ़ के 200 से हो गया कितना, 300 रुपया पर केजी हो गया। तो डिमांड ऑफ टी जो 100 केजी था अब घट करके 80 केजी हो गया। प्राइस जैसे ही टी का बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ा, शुगर का डिमांड घट गया 20 केजी, 80 केजी से घट करके 100 केजी से घट करके 80 केजी हो गया। फिर जैसे ही यहाँ प्राइस बढ़ता है 200 से 300 रुपए केजी टी का, शुगर का डिमांड जो 100 रुपए वाले पर, शुगर का डिमांड जो 80 केजी था घट करके 70 केजी हो जा रहा है। वैसे ही यदि हम देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है टी का, तो 120 रुपीज पर जो शुगर का डिमांड 60 केजी था घट कर करके 50 केजी हो रहा है। तो ये टेबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी का जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर मेन प्राइस ऑफ टी, तो ये जो हम प्राइस, जब हमारा मार्केट में मेन प्राइस ऑफ टी रुपीज 200 पर केजी है, तो डिमांड कर्व जो है वो dt है। मतलब ये शुगर का प्राइस और शुगर का डिमांड से हमको एक डिमांड कर्व dt मिलेगा। अब प्राइस घट जा रहा, बढ़ जा रहा है इसका टी का, तो नया डिमांड कर्व जो होगा वो मेन प्राइस ऑफ टी रुपीज 300 पर केजी हो गया। तो ये जो डी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होकर के एक नया डिमांड कर्व बना लेगा D1। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। खत्म। तीसरा डिटरमिनेंट्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर आई। अभी हम लोगों ने पीएक्स देख लिया, पीआर, अब हम लोग आई देख रहे हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर का इनकम भी डिमांड को प्रभावित करता है। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के चेंज होने से कंज्यूमर पर जो या किसी गुड्स पर जो डिमांड पर, गुड्स के डिमांड पर जो असर पड़ता है वो 3 अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। कुछ गुड्स पर उसका सेम डायरेक्शन में चेंज, कुछ पर अपोजिट, कुछ में चेंज भी नहीं। तो उस तरह से इनकम के चेंज के आधार पर वस्तु के डिमांड पर जो असर पड़ता है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी पर जो है इफेक्ट, उसके आधार पर गुड्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 प्रकार के गुड्स बताए गए। पहला सुपीरियर गुड्स, या उसका दूसरा नाम नॉर्मल गुड्स हो सकता है, तो सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स। दूसरा इंफीरियर गुड्स, और तीसरा नेसेसरीज ऑफ लाइफ। ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के गुड्स को हम लोग वर्गीकृत करेंगे। अब सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स किसको कहेंगे, ये भी एक डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है। तो ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड चेंजेस ऑफ कमोडिटी या डिमांड ऑफ द कमोडिटी बोथ चेंज इन सेम डायरेक्शन। इनकम का चेंज, कंज्यूमर का इनकम चेंज जो है और गुड्स का डिमांड में आने वाला चेंज दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों की दिशा एक हो, तब वैसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स कहा जाता है, जो हम आमतौर पर जीवन में एक कंज्यूमर के नाते उपयोग में लाते हैं, वो नॉर्मल गुड्स है। मतलब यदि हमारा इनकम बढ़ता है तो हम उसका डिमांड बढ़ा देते हैं, और इनकम घटता है तो उसका डिमांड घटा देते हैं। ऐसा नेचर जिस गुड्स के साथ में हो वो नॉर्मल गुड्स है। यदि दूसरा है कि यदि हमारा इनकम बढ़ने से हम किसी वस्तु का डिमांड को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, और इनकम के घटने से उसका डिमांड बढ़ा देते हैं, तो वैसे गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स कहेंगे। इंफीरियर गुड्स में चेंज इन इनकम और चेंज इन डिमांड बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। तो यदि ऐसा जिस गुड्स के साथ हो रहा है तो वो इंफीरियर गुड्स की श्रेणी में आएगा। तीसरा जो प्रकार है नेसेसरीज ऑफ लाइफ या नेसेसरीज ऑफ लाइफ, ऐसी वस्तुएं जिसको हम कह सकते हैं जीवन रक्षक वस्तुएं, जो जीवन को रक्षा के लिए जरूरी है या हमारे लिए कंज्यूम करना बिल्कुल जरूरी है। तो सामान्य तौर पर नेसेसरीज ऑफ लाइफ जो है उसमें इनकम चेंज का कोई भी असर नहीं पड़ता। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके डिमांड इंफीरियर गुड्स में अभी हम सबने जो चर्चा किया, और नेसेसरीज ऑफ लाइफ
मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके डिमांड पर हमारे इनकम चेंज का कोई भी असर नहीं पड़ता। इनकम यदि हमारा बढ़ रहा है तो उसके डिमांड न तो बढ़ेगा न घटेगा, या इनकम के घटने से भी उसको डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे गुड्स को हम लोग नेसेसरीज ऑफ लाइफ कहेंगे। तो ऐसे इनकम चेंज का 3 अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। 3 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हम उसको बनाते हैं, नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अब इसको एक एक करके हम लोग फिर से टेबल और डायग्राम से समझते हैं या कैसे इनकम चेंज का उस पर असर पड़ता है। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं नॉर्मल गुड्स। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड इनकम चेंज का उस वस्तु के डिमांड पर क्या असर पड़ता है। तो हम लोग ने कहा कि नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स वो है जो इनकम चेंज से, इनकम बढ़ने पर उसका डिमांड बढ़ जाता है, इनकम घटने से उसका डिमांड घट जाता है। तो ये क्यों या कैसे होता है। तो सामान्य तौर पर एज ए कंज्यूमर या हम या कोई भी कंज्यूमर जिन वस्तुओं को कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर उस कंजम्पशन से क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हम जब किसी चीज को कंज्यूम करते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं और वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर देखें तो हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। तो जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा वहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। लेकिन कंज्यूमर अपने इनकम के दायरे में बंधा हुआ है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमको सामान मिल नहीं रहा है। तो जब वो इनकम के आधार पर है तो कहीं ना कहीं वो पहले ही सेटिस्फाइड हो जाता है, या जहां तक वो कंज्यूम करता है अपने इनकम लेवल पर, लेकिन इंटरनली वास्तव में वो और कंज्यूम करना चाहता है। मान लो मेरे पास 10 रुपया है और 10 रुपया में हमें मान लो गुपचुप खाने जाते हैं। हो सकता है कि हमको 10 रुपया में 5 यूनिट मिला, तो हम 5 यूनिट खा रहे हैं। अब उससे ज्यादा हम चाह रहे हैं कंज्यूम करना, हम अभी सेटिस्फाइड इंटरनली नहीं हुए हैं, हमको और आगे बढ़ना है, लेकिन पॉकेट में हमारा पैसा नहीं है, इनकम अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम वहीं तक सेटिस्फाइड होकर करके कंजम्पशन को रोक देंगे। लेकिन इंटरनली हमारा इच्छा क्या होगा, तो हम कहीं ना कहीं और ज्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे। कंजम्पशन के दौरान 10 रुपया आया, 5 यूनिट कंज्यूम किए, और मान लीजिए हमारा इनकम तत्काल बढ़ जाता है तो हम और ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे। मतलब कंज्यूमर नॉर्मली क्या होता है, जितना यूनिट कंज्यूम करता है वो इनकम के आधार पर है, और जैसे ही उसका इनकम बढ़ता है वो और यूनिट कंज्यूम करता है, क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहता है या वहां तक पहुंचना चाहता है जहां उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। तो उस आधार पर वो और करते हैं। तो जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, अभी वो लो इनकम में, जैसे ही इनकम बढ़ा तो अपनी उस आवश्यकता को और ज्यादा पूरा करने के लिए वो उसका कंजम्पशन बढ़ा देता है। इसलिए इनकम बढ़ते ही नॉर्मल गुड्स का डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाता है। जस्ट अपोजिट होगा, यदि हमारा इनकम घट गया तो हम जा करके भी उस लेवल पर कंजम्पशन नहीं करते रहेंगे, मजबूरी बस हमको अपने कंजम्पशन लेवल को कम करना पड़ेगा, मतलब उस वस्तु का डिमांड कम करना पड़ेगा। तो इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल गुड्स के केस में कि प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ टी, प्राइस जो है टी का और डिमांड है ये टी का। उस समय कंज्यूमर का इनकम मान लीजिए 5,000 रुपया है पर मंथ, तो 5,000 रुपया इनकम पर वो डिमांड कर रहा है। अब कंज्यूमर का इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज कर गया, 5,000 से बढ़ करके 8,000 हो गया। तो कंज्यूमर चाहे नहीं वो स्वाभाविक तौर पर उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 100 केजी जो वो डिमांड कर रहा था टी का, अब वो बढ़कर के कितना हो गया, 120 केजी हो गया। ये टी का डिमांड 120 केजी, मतलब 20 केजी बढ़ा, 100 से 120 हुआ। क्या टी का प्राइस घटा? नहीं, टी का प्राइस वही है, तो फिर भी इसका डिमांड क्यों बढ़ गया? तो इसलिए बढ़ गया कि कंज्यूमर का इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये फिर जैसे 80 केजी डिमांड था तो बढ़कर के 100 केजी हो गया, 50 केजी डिमांड था तो 80 केजी हो गया। तो ये जो है इनकम बढ़ते ही वो स्वाभाविक तौर पर कंज्यूमर का कंजम्पशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ता जाता है, इसलिए उसका डिमांड को बढ़ाता है, जिसको हम नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स कहेंगे। तो ये जो हमारा टेबल है नॉर्मल गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये जो पहला डीडी है डिमांड कर, ये कंज्यूमर का इनकम जब है 5,000 रुपीज, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ₹5,000, तो 5,000 पर
पहला जो डिमांड कर्व है वो डीडी है, जैसे यहाँ पर 100 पर 100, 125 पर 80, 150 पर 50, तो ये डीडी डिमांड कर्व आएगा। अब कंज्यूमर का इनकम 5000 से बढ़कर करके 8000 हो जाता है, तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ₹8000, तो 8000 रुपीज हो गया। तो ये डीडी डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर करके नया डिमांड कर्व बना ले रहा है D1। तो ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये टेबुलर और ये जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल गुड्स को। अब दूसरा है इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के केस में हमने देखा कि इंफीरियर गुड्स में इनकम चेंज और उस वस्तु के डिमांड चेंज में इनवर्स रिलेशन होता है। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी की वस्तुएं। सामान्य तौर पर हम अपने इनकम लेवल पर एक पर्टिकुलर गुड्स को इंफीरियर और एक को सुपीरियर करते हैं। अब मन में प्रश्न हो सकता है कि इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल क्या होगा, तो हम उसको कोई खास एग्जांपल नहीं दे सकते कि ये इंफीरियर है, क्योंकि अलग अलग इनकम ग्रुप पर जो वस्तु आज उसके लिए सुपीरियर है कल इंफीरियर हो सकता है, जो आज इंफीरियर है कल सुपीरियर हो सकता है। तो अलग अलग इनकम पर एक ही वस्तु कभी इंफीरियर और कभी सुपीरियर हो सकता है। हम कंपैरेटिवली ये बता सकते हैं कंपैरिजन करके कंज्यूमर के इनकम लेवल पर या उसके डिमांड के आधार पर कि ये गुड्स कंपैरेटिवली सुपीरियर और इंफीरियर है, लेकिन हम कोई एग्जांपल परमानेंट नहीं दे सकते कि ये इंफीरियर और ये सुपीरियर है। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि कंज्यूमर अपने इनकम लेवल पर जिस वस्तु को कंज्यूम कर रहा है, अब वो उसकी मजबूरी है कि हमारा इनकम है इतना ही, हम इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। मान लीजिए अपने इनकम लेवल पर वो चावल कंज्यूम करता है, तो वो जो चावल कंज्यूम करता है, मान लीजिए 30 रुपए पर केजी का वो चावल कंज्यूम करता है। अब वो चाहता है कि हमको और अच्छा क्वालिटी का चावल कंज्यूम करना है, लेकिन इनकम अलाउ नहीं करता है, तो वो उतना ही है। लेकिन जैसे ही उसका इनकम बढ़ेगा तो वो क्या करता है, अब वो 30 रुपए की जगह पर 50 रुपए केजी का चावल खरीदता है, तो 30 रुपए केजी वाला जो चावल है उसके लिए इंफीरियर हो गया, अब वो 50 वाला जो है उसके लिए एक तरह से नॉर्मल हो गया। तो जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो जो लो क्वालिटी का गुड्स वो पहले से कंज्यूम कर रहा है वो उसको कंज्यूम करना छोड़ देता है और अपने इनकम लेवल के स्टैंडर्ड के आधार पर अब उससे महंगी वस्तुओं को या उससे अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुओं को वो कंज्यूम करता है। तो जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, उस पहले से जो वो वस्तु यूज कर रहा था उसका डिमांड घट जाएगा, और वो जैसे मान लो टी एंड कॉफी, कंपैरेटिवली यदि हम देखें तो टी जो है वो इंफीरियर गुड्स है, कॉफी जो है वो सुपीरियर गुड्स है। अब मान लीजिए कंज्यूमर अपने इनकम लेवल पर पहले टी चाय का सेवन कर रहा है, अब उसका इनकम बढ़ जाता है तो वो चाय छोड़ करके कॉफी पीने लगेगा, तो कॉफी जो है वो नॉर्मल गुड्स हो गया क्योंकि इनकम बढ़ा, उसका डिमांड बढ़ गया। लेकिन चाय इस केस में क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स हो गया, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बढ़ते ही चाय का डिमांड वो कम कर देता है, तो उसके लिए वो इंफीरियर गुड्स हो गया। तो यहाँ पर इंफीरियर गुड्स मतलब चेंज इन इनकम और चेंज इन डिमांड बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, उसकी दिशा अलग अलग होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्राइस ऑफ शुगर 80 रुपीज है तो डिमांड 100 केजी है, उस समय कंज्यूमर का इनकम 8000 रुपीज है, लेकिन कंज्यूमर का इनकम घट गया, 8 से 6000 हो गया, डिमांड भी क्या हो गया, घट गया उसका। जो पहले 100 केजी डिमांड कर रहा था अब मात्र 80 केजी डिमांड कर रहा है। 80 केजी था तो 70 केजी कर रहा है, 60 था तो 50 कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर का इनकम घट रहा है तो डिमांड भी जो है वो घट जा रहा है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 8000 से 9000 रुपया कंज्यूमर्स का इनकम है, तो उसका डिमांड जो है वो 100 केजी से घट कर करके 80 केजी हो गया, 80 से घट करके 70, 60 से घट करके 50। इनकम यदि घट रहा है तो डिमांड उसका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये टेबल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंफीरियर गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी का जब हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, एक बार हमारा ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी जब है तो डीडी डिमांड कर्व हमको मिलता है। पहला डीडी जिसको हम कहते हैं मेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ₹9000, तब डीडी डिमांड कर्व है। अब इनकम यदि बढ़ गया तो ये डिमांड कर्व नहीं, ये 8000 पर है। अब यदि इसका डिमांड घट जाता है तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर
₹9,000। तो डिमांड कर्व जो है वो डी से D1 हो जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन करेगा वो किसको है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तीसरा है इन केस ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जीवन रक्षक वस्तुएं, ऐसी वस्तु जिनको हम आवश्यकता के तौर पर यूज करते हैं, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जैसे नमक। अब नमक का कंजम्पशन जो है वो इनकम पर डिपेंड नहीं करता, अमीर हो या गरीब वो जितना कंज्यूम करता है वो करेगा ही। ऐसे और भी अलग अलग टाइम पर हमारा नेसेसरीज ऑफ लाइफ अलग अलग हो सकता है। तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ के केस में क्या है कि इनकम चेंज का उसके डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहता है। लेकिन नेसेसरीज ऑफ लाइफ के केस में भी प्रारंभ में, इनिशियल स्टेज में, जब हमारा इनकम बहुत कम होता है और तब जब थोड़ा इनकम बढ़ता है तो इनिशियल स्टेज में डिमांड उसका थोड़ा बढ़ता है। तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ का भी यदि हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसको ग्राफ से समझने का प्रयास करें तो शुरुआत में डिमांड कर्व जो है वो बढ़ेगा, ये डीडी डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व थोड़ा बढ़ता है जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा। यहाँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, वाई एक्सिस पे हम इनकम लेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यदि इनकम है, मान लीजिए ये P या I1, I2, इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व भी बढ़ रहा है। देखिए डिमांड ऑफ द कमोडिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर मान लीजिए Q1, Q2, तो शुरुआत में ये बढ़ता है। अब ये शुरुआत में तो बढ़ता है लेकिन एक समय आने के बाद, एक इनकम लेवल आने के बाद ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, डिमांड कर्व यहाँ टिंट हो जाता है। और इसके बाद इनकम चाहे बढ़ करके कितना भी हो जाए, I3 हो जाए, I4 हो जाए, लेकिन डिमांड उसका Q2 पर फिक्स हो जाता है, उसके आगे वो बढ़ता नहीं है। तो कैसे इसको हम लोग एक समझ सकते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जब इनकम काफी कम है तो काफी कम इनकम के आधार पर कंज्यूमर जब उसको कंज्यूम करता है तो जितना यूनिट उसको कंज्यूम करना है वो कर नहीं पाता और तब वो कॉम्प्रोमाइज करता है। शुरुआत में जब इनकम बढ़ता है तो उसका वो कंजम्पशन लेवल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाता है। और ये I2 हम मान लेते हैं कि उसका एक नॉर्मल इनकम लेवल है जिस पर वो अपना आवश्यकता को पूरा कर ले रहा है। Q2 अमाउंट वो फुल पे उसको चाहिए। तो शुरुआत में यदि इसको Q2 अमाउंट चाहिए लेकिन इनकम कम है तो वो Q केवल कंज्यूम कर रहा है, वो Q अमाउंट। इनकम थोड़ा बढ़ा, Y से I1 होता है तो डिमांड भी Q से बढ़ के क्या हो जाता है, Q2। फिर ये I2 होता है तो Q2 हो गया। तो ये वो इनकम है जिसको हम नॉर्मल इनकम लेवल करते हैं, मतलब कंज्यूमर को अपने जीवन को चलाने के लिए इतना नॉर्मली उसको इनकम चाहिए और उस पर वो Q2 अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन इसके बाद अब उसमें इनकम I2 से I3 होता है लेकिन डिमांड उसका वहीं पे फिक्स होगा और ये आगे जितना भी इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड वो बढ़ेगा नहीं। ये नेसेसरीज ऑफ